नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। आज जो हमारा लेक्चर है वो 14वां लेक्चर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 300 टॉपिक्स को जो कवर करने का मेरा करंट अफेयर से रिलेटेड सीरीज चल रहा है, इसके तहत ये 14वां लेक्चर है। फ्रेंड्स, जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज जिसे हम कवर करने वाले हैं वो है DID। DID ये आप देख रहे हैं, डिड। इसका जो फुल फॉर्म है डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, उस प्रोजेक्ट के कारण जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलता है उस लोकेलिटी के लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट कहा गया है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक प्रोजेक्ट है जो पोलवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इस इरिगेशन प्रोजेक्ट के कारण बड़े पैमाने पे लोग वहाँ से, उस इलाके से डिस्प्लेस्ड होगा। कहा जाता है कि भारत के इतिहास में, इंडिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पर सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस्ड होगा, अभी तक का सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इसी प्रोजेक्ट के कारण होगा। ये जो पोलवरम प्रोजेक्ट है ये मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पस का क्या मतलब हो गया? एक तो इससे इरिगेशन होगा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, तीसरा यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, चौथा यहाँ पे फिशरीज होंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ जो है, और जो पांचवा होगा यहाँ से वाटर को सप्लाई किया जा सकता है, ड्रिंकिंग वाटर को नज़दीक के शहर में। इस तरह से इसको मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है वो गोदावरी रिवर जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे गोदावरी रिवर पर यह प्रोजेक्ट चालू है, पोलवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दो चीज़ में ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे अवस्थित है, किस रिवर पे अवस्थित है, ये पीटी का फैक्ट हो गया। और जो डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं या होते हैं, उस पर अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, ऑथेंटिक बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हैदरपुर वेटलैंड। इसको अभी अभी हैदरपुर वेटलैंड को यूनेस्को के रामसार साइट्स में उसको स्थान मिला है, और इस तरह से ये भारत का 47वां जो है यूनेस्को रामसार साइट्स है। ये लोकेटेड है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहाँ पे गंगा बैरेज बनाया गया है, वहीं पे है ये। और वास्तव में यह एक हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में, उसके अंतर्गत आता है। ये जो हैदरपुर वेटलैंड है, कहा जाता है कि यह लार्जेस्ट ह्यूमन मेड वेटलैंड है। 1948 में एक कंस्ट्रक्शंस का काम किया गया था, मध्य गंगा बैरेज बनाया गया था गंगा रिवर पे। इस बैरेज बनने के कारण बहुत सारे पानी जो है चारों बगल लग गया था, इसीलिए यह ह्यूमन मेड वेटलैंड है। वेटलैंड क्या होता है और वेटलैंड से रिलेटेड और साथ ही साथ रामसार साइट से रिलेटेड एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वेटलैंड है इसको जो पानी मिलता है वो गंगा रिवर, और गंगा रिवर के जो ट्रिब्यूटरी रिवर है वो है सोलानी रिवर। इस दोनों से पानी मिलता है इस वेटलैंड को। अब जरा रामसर साइट्स के बारे में जान लेते हैं। ये रामसार कन्वेंशन हुआ था। रामसार जो जगह है वो ईरान में है, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड से रिलेटेड, इसीलिए इसको जो भी इस तरह की लिस्ट में नाम जिस वेटलैंड का आ जाता है उसको रामसार वेटलैंड साइट नाम दिया जाता है। ये जो कन्वेंशन है वास्तव में ये इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है एक तरह का, और ये जो इन्फोर्स में आया ये 1975 में आया था। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है काजू वैली वेटलैंड। अगेन वेटलैंड से ही रिलेटेड है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस वेटलैंड को बर्ड सेंचुरी के रूप में घोषित किया है। ये जो काजू वैली वेटलैंड है ये बे ऑफ बंगाल के साइड में ईस्ट कोस्ट पे अवस्थित है तमिलनाडु में। ये काजू वैली वेटलैंड जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है साउथ इंडिया का, आफ्टर पुलिकेट लेक। पुलिकेट लेक के बाद दूसरा जो बड़ा ये ब्रैकिश वाटर लेक है साउथ इंडिया का, ये काजू वैली वेटलैंड एरिया ही है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? जब सैलिनिटी, जो खारापन जो पानी का होता है, वो अगर फ्रेश वाटर से ज़्यादा हो ऐसे लेक में,
और जो सी वाटर है उससे कम हो, मतलब फ्रेश वाटर से ज़्यादा और सी वाटर से कम, इस बीच का जो सैलिनिटी वाला जैसा लेक होता है उसको ब्रेकिश वाटर कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डैम सेफ्टी एक्ट 2019। ये है चर्चा में इसलिए है क्योंकि राज्यसभा ने इसको अभी पास कर दिया है, इस ये बिल को बहुत पहले 2019 में ही लोकसभा ने इसे पास कर चुका है। भारत चाइना और यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा किसी देश में अगर डैम है तो वो भारत में है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। ये जो एक्ट है ये प्रोपोसेस करेंगे, ये एक तरह का प्रोसेस, इसके तहत बहुत सारी चीज़ को एडॉप्ट किया जाएगा जिसमें कि यह हेल्प करेगा जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है उनको यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीड्यूर जो है यह इस एक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाएगा इस एक्ट के द्वारा, ये डैम सेफ्टी से रिलेटेड। और जो ये डैम सेफ्टी से रिलेटेड जो भी स्टेप उठाए जाएंगे उनका सेफ फंक्शनिंग हो, इसको इंश्योर किया जाएगा। ये सारे प्रोविजंस जो है इस एक्ट में लिखा गया है। वास्तव में 2007 में आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, इन दोनों प्रदेश ने एक रिजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट से आग्रह किया था कि डैम सेफ्टी को लेकर के कानून बनाया जाए। इसी के बाद भारत सरकार मतलब पार्लियामेंट ने डैम सेफ्टी बिल लाया जिसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, और लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 252 के तहत। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में जब दो से अधिक या कोई स्टेट जब अपने विधानसभा के द्वारा कोई रिजोल्यूशन ला करके पास करके पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहती है कि बेशक ये जो है जो लॉ है ये स्टेट के अंतर्गत आता है, इसका लॉ बनाना स्टेट के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पे लॉ बनाइए। पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करता है कि आप इस पे लॉ बनाइए। तो इस एक्ट के तहत 252 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर है कि ऐसे रिक्वेस्ट आने के बाद जो राज्य सूची का विषय है उस पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। इसी आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट ने डैम सेफ्टी जो कि राज्य का विषय है उस पर लॉ बनाया और इसको पास किया। तो फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा 252 आर्टिकल 252। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैनरी ब्लैक बी। ये क्या है? चर्चा में इसलिए आया कि एक कैनरी आइलैंड है, वहाँ पे वोल्केनो आया जिसका नाम है कुम्ब्रे वेजा। इस वोल्केनो के आने के बावजूद भी वहाँ पे हजारों की संख्या में जो मधुमक्खी जो बी है वो जिंदा पाया गया। तो फिर ये रिसर्च किया गया कि ऐसा कैसे हुआ कि इस जो वोल्केनो है इसके जो राख हैं, इनके जो लावा है, इस सब के बावजूद भी ये बीज जो है इसमें सरवाइव कर पाया। कैसे कर पाया? तो ऐसा कहा जाता है कि जो हनी बी है यूज करता है किस चीज़ को, प्रोपोलिस एक का है उसको, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम सब्सटेंस। जो प्लांट और बर्ड्स है उसमें जो सब्सटेंस होते हैं उससे ये प्रोपोलिस को प्रोड्यूस किया जाता है। और इस प्रोपोलिस को यूज किया हनी बी ने, किस लिए? तो इनके जो छत्ता होते हैं उस छत्ता में जो गैप होते हैं उसको भरने के लिए यूज किया जाता है इस प्रोपोलिस को, जिसके कारण कि जो एस एंड गैसेस था वोल्केनो का उससे या जो मधुमक्खी है अपने छत्ता में अपने हाइव्स में रह करके अपने आप को बचा पाया। जनरली जो प्रोपोलिस होता है वो हनी यूज करता है किस चीज़ से? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो रेन वाटर होता है, वर्षा ऋतु में जो बारिश होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कैनरी आइलैंड्स क्या है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये स्पेन का मैप है, स्पेन, और यहाँ से जो दिख रहा है डॉट 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 करके ये कैनरी आइलैंड है। वास्तव में ये जो कैनरी आइलैंड है ये मोरक्को के बहुत नज़दीक है, लेकिन ये पार्ट है कैनरी का जो ये स्पेन का जो राजधानी है मैड्रिड, वहाँ से ये 1700 किलोमीटर दूर है। इतना दूर है स्पेन से, लेकिन मोरक्को से इतना नज़दीक है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो कैनरी आइलैंड है ये स्पेन का पार्ट है। इसको याद रखिएगा कि कैनरी आइलैंड का लोकेशन कहाँ है। ये अटलांटिक जो ओशियन है उसमें पाया जाता है। फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नैरोबी डिक्लेरेशन। तो समझते हैं कंटेक्स्ट को। अफ्रीकन
कंट्री के जो मिनिस्टर्स हैं वो और अफ्रीकन कंट्री के जो हेड्स हैं उनके डेलीगेट्स वो मिले आपस में और वहाँ पे नैरोबी डिक्लेरेशन जो है उनको एडॉप्ट किया, आपस में मिलकर के नैरोबी डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने का घोषणा किया। ये जो नैरोबी डिक्लेरेशन है इसमें कहा गया है कि अफ्रीका में सेंडाई फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोग्राम ऑफ एक्शंस है उनके प्रति जो हमारा कमिटमेंट है उस कमिटमेंट पे हम अभी भी कायम है और उस कमिटमेंट की आवश्यकता है, उसको हम उस सब चीज़ को उस प्रोग्राम ऑफ एक्शन को जो कि सेंडाई फ्रेमवर्क से रिलेटेड है उनको अफ्रीका में लागू करना बहुत ज़रूरी है। ये बात जो है इसको नैरोबी डिक्लेरेशन में कहा गया है और इसको ये जो मीटिंग हुआ है वहाँ पे एडॉप्ट किया गया था, इसीलिए नैरोबी डिक्लेरेशन बहुत ही चर्चा में था। अब हम देख लेते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है एक तरह का पाथवे है, एक दिशा निर्देश है, एक तरह का वे है, तरीका है क्या कि रिड्यूस करना है। किस चीज़ को रिड्यूस करना है? कहता है कि जो शॉक्स होते हैं, शॉक्स के जो इफ़ेक्ट होते हैं, शॉक्स कैसा, जो कि मानव निर्मित हो या नेचुरल जो कारण होते हैं हजार्ड के, उस हजार्ड से जो शॉक होते हैं, उस शॉक्स के जो इम्पैक्ट होते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट, उसको रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके सेंडाई फ्रेमवर्क में बताया गया था। सेंडाई जो एक जगह है जापान में, उसमें बताया गया है और उसमें ये कहा गया है कि सारे जो निगेटिव इम्पैक्ट हैं, शॉक्स हैं, उनको रिड्यूस करना है 2030 तक। तो इसका मतलब ये है कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क है और नैरोबी डिक्लेरेशन है ये दोनों लिंक है, इसको याद रखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, इसको शॉर्ट में GMI बोलते हैं फ्रेंड्स। ये GMI है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत ने GMI लीडरशिप मीटिंग हुआ था, उनका को चेयर्ड किया था, मतलब किसी और देश के साथ मिल करके चेयर्ड किया था, इसीलिए चर्चा में था। ये जो GMI है मतलब ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव्स जो है, इनका एम क्या है? अचीव करना है क्या? तो ग्लोबल रिडक्शन इन एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशंस, मानव के द्वारा जो मीथेन का इमिशंस होता है उनका जो है रिडक्शन करना है उसको। और ये जो GMI है ये क्रिएट किया गया था 2004 में और इसमें अभी लगभग 45 जो कंट्री है वो इसके पार्ट हैं। मीथेन से रिलेटेड ही एक और इंस्टीट्यूट जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं UNFCCC COP26 जो ग्लासगो में हुआ था, वहाँ पे भी मीथेन से रिलेटेड बात किया गया था, इसलिए इसको देख लेते हैं। यह भी जुड़ा हुआ है, इसमें कहा गया है कि जो ग्लोबल मीथेन प्लेज ये जो है एक तरह का शपथ लिया गया था, वॉज लॉन्च्ड, और इसका जो एम है वो ये है कि कट डाउन करना है मीथेन इमिशंस को। 2020 में जो मीथेन का इमिशंस का लेवल था उसमें 30% कट डाउन कर देना है 2030 तक। याद रखिएगा इस टारगेट को, ये टारगेट को याद रखना बहुत ज़रूरी है, उल्टा पुल्टा करके पूछ देगा तो आप एग्जाम में फंस जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 2020 में जो मीथेन का लेवल था उसमें 30% कटौती कर देना है 2030 आते आते। ठीक है फ्रेंड्स, मीथेन क्या है? मीथेन वास्तव में एक ग्रीन गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन गैस है, लेकिन इसके तुलना में 25 से 28 गुना ज़्यादा हार्मफुल है ये मीथेन गैस। तो आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो CO2 भी होगा, मीथेन CH4 ये भी होगा, तो इसको आप देखिएगा। ये पिक्चर देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन जो है CH4। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोइसेनबेर्जिया अल्बोलुटी और बोइसेनबेर्जिया रुब्रोलुटी। ठीक है, ये क्या है? 2 स्पीसीज है, किसका? तो प्लांट का। फ्रेंड्स, अभी IUCN ने इसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड EW का कैटेगरी में दे दिया है कि मतलब अब ये ख़त्म हो गया, ये प्लांट नहीं है। वास्तव में इस प्लांट को डिस्कवर किया गया था 125 साल पहले, इसके बारे में खोजा गया था। ये दोनों प्लांट जो है इंडेमिक है, इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये इंडेमिक है। तो कहाँ का इंडेमिक था? अभी तो ख़त्म हो गया तो था लगाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो बोइसेनबेर्जिया रुब्रोलुटी है, ये याद रखिएगा, रेड से जो है रुब्रोलुटी जो है ये खासी हिल्स मेघालय में है, यहाँ का इंडेमिक। और बोर्सेनबिया अल्बोलुटी, ये अल्बोलुटी है, ये जो है इंडेमिक है अंडमान निकोबार का। ये देखिए, ये ए से अल और ए से अंडमान, बस इतना नाम में ही डिफरेंस है, बाद बाकी सब सेम है इसमें। तो ए से अंडमान और ए से
अल्बो। तो ये याद रखिएगा, लिंक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो प्लांट है इनका जो जीनस है वो बोयसेनविर्गिया है और जो फैमिली है जिंजीबेरेसी है। ये एक तरह से क्लासिफिकेशन का मेथड है, जीनस में और फैमिली में बांटा जाता है। ये जो है एक तरह का जिंजर फैमिली का फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। वास्तव में इसका जो डिसअपियरेंस हुआ है उसके कई कारण हैं। कुछ लोग ऐसा माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन इंटरफेरेंस और एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन, साथ ही साथ नेचुरल जो कैलेमिटीज़ है, ये सारे इनके एक्सटिंक्ट होने के कारण हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल फोटोवोल्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिलेवेंट आज के दौर के लिए। चर्चा में इसलिए है कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है लिमिटेड, उन्होंने डेवलप किया है लार्ज स्केल एग्रीवोल्टिक फार्मिंग। क्या है ये? एग्रीवोल्टिक फार्मिंग होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगा, जो क्रॉप्स होंगे वो इंटर स्पेस, जो सोलर प्लेट जो बिछाया जाता है उसके बीच का जो जगह होगा वहाँ पे खेती भी हो सकता है, और सोलर प्लेट पे जो पानी गिरेगा वर्षा के ऋतु में उसको कलेक्ट करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी किया जा सकता है। मतलब ये तीन चीज़ को एक साथ किया जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्रीकल्चर फोटोवोल्टिक, इसको शॉर्ट में एग्री पीवी भी बोलते हैं, इसके कारण हम आइदर और ये जो सिचुएशन होता है, या तो लैंड पे हम खेती करेंगे या नहीं तो सोलर प्लेट ही लगाएंगे। इस जो प्रॉब्लम है इसको ओवरकम कर दिया जाएगा, अर्थात दोनों चीज़ एक साथ कर सकते हैं, बोथ अचीविंग बोथ, कि पावर जनरेशन भी होगा सोलर प्लेट से और एग्रीकल्चर जो क्रॉप का भी प्रोडक्शन होगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लेक्स फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल एक व्हीकल है, इसलिए चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हीकल है, जिसमें यह व्हीकल रन होगा गैसोलीन और ब्लेंडेड पेट्रोल दोनों से यूज होगा। अभी सक्सेसफुली जो ये प्रोजेक्ट जो है ब्राज़ील में चालू है। इसमें जो लोग हैं उनको ऑप्शंस है कि वो स्विच कर सकते हैं या तो गैसोलीन में या इथेनॉल में। फ्रेंड्स, जो फ्लेक्स फ्यूल है या फ्लेक्सिबल फ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल असल में फ्लेक्सिबल जो वर्ड है उसका शुरुआत का 4 वर्ड ले लिया गया है फ्लेक्स, और इसीलिए इसको फ्लेक्स फ्यूल बोलते हैं। यह असल में एक तरह का अल्टरनेटिव फ्यूल है। ये कम्बिनेशंस है जो मतलब दो चीज़ों को मिला के बनाया जाता है, गैसोलीन और मिथेनॉल और एथेनॉल। इससे पुराने वाले वीडियो में मैंने एथेनॉल के बारे में बताया था कि किस तरह से जो प्लांट है, खास करके मक्का, बिहार के पूर्णिया में जो मक्का है उसे इथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट लागू किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि मेथनॉल या इथेनॉल ये दोनों प्लांट से प्राप्त किया जाएगा और उसको गैसोलीन जो है पेट्रोलियम उसमें मिक्स किया जाएगा, कम्बिनेशन होगा। तो इसीलिए इसको बोलता है कि अल्टरनेटिव एक फ्यूल होगा, पेट्रोलियम के जो यूज किया जाता है उसका एक अल्टरनेट होगा। एडवांटेज क्या है इसका? एक तरह का बायोफ्यूल है, तो इसका मतलब जो है एक तरह का हमारे पास ऑप्शंस है कि हम पेट्रोलियम पे ही डिपेंड नहीं है। दूसरा, जो हमारे पास सरप्लस एग्रीकल्चर है, चूँकि ये प्लांट से ही बनाया जाता है, तो ये हम इथेनॉल जो है उस सरप्लस फूड जो हमारे पास ग्रेन्स है उससे बना सकते हैं इसको, और साथ ही साथ जो ऑयल का इंपोर्ट हम करते हैं उस ऑयल इंपोर्ट पे जो मेरा डिपेंडेंसी है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शून्य प्रोग्राम। बहुत सुंदर है ये टॉपिक। क्या है शून्य प्रोग्राम? इसको लॉन्च किया गया है, किस लिए? वास्तव में इसका पर्पस है नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग, NZEB, और नेट पॉजिटिव एनर्जी बिल्डिंग। पहले देख लेते हैं NZEB क्या है। ये हाईली इफ़िशिएंट बिल्डिंग होगा जिसमें बहुत कम एनर्जी का डिमांड होगा। कैसे होगा, इसको डिसाइड कैसे किया जाएगा? इसके लिए एक इंडेक्स का प्रोविजंस है, इसको बोलते हैं एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स या EPI। एक साल में किसी भी बिल्डिंग में जितने एनर्जी को कंज्यूम किया गया है और वो बिल्डिंग जितने एरिया को कवर करता है, जितना एक साल में एनर्जी को कंज्यूम किया गया है उसको जब डिवाइड कर देंगे, वह बिल्डिंग जितना एरिया कवर करता है उस एरिया से, तो जो हमको मिलेगा इसका रिजल्ट, उसी को एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स बोला गया है। इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा। ये जो प्रोग्राम है शून्य प्रोग्राम, इससे हमको इंक्रेज किया जाएगा लोगों को कि एनर्जी इफिशिएंट जो बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक आपने देखा, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
वैल्यूएबल कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।